नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो हमारे देश के सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर है। मिनिस्टर ही नहीं, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बिहार के तेजस्वी यादव की। कहा यह जा रहा है कि आपकी जो सरकार है वो जंगल राज पार्ट 2 बन गई है। ये क्यों आप लोगों के सरकार के ऊपर तमगा लग गया है? ये बनने के बाद कहाँ, ये तो पहले से बीजेपी के लोग कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो अभी पॉलिटिकल फैमिली में जो विरासत की लड़ाई हो रही है, जो झगड़े, जो फसाद हो रहा है, अगर ऐसा कहीं भी होता है, किसी भी घर में होता है या किसी भी पार्टी में होता है, तो नुकसान पूरे घर को होता है और पूरे परिवार को होता है। पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते आज की डेट में है, जो सीमा पर जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, तो आज की देश में पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक तो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे ख्याल से सेना के साथ खड़ा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेजस्वी, ये बताइए, बड़ा बोझ होगा इस बात का कि यंगेस्ट डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है। कहाँ तो यंगेस्ट और कहाँ इतना बड़ा बोझ, इतना बड़ा पद? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है और जो जिम्मेदारी मिली है बिहार की जनता ने और महागठबंधन के नेतृत्व ने हमको देने का काम किया है और हमारी कोशिश है कि इसको बखूबी हम लोग निभाने का काम करें, ईमानदारी से इसको निभाने का काम करें और जो कमिटमेंट जो हम लोगों ने देने का काम किया है उसको हम लोग पूरा करें। जहाँ तक बोझ की बात है, तो काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, चाहे हमारे पार्टी में हो या अलायंस में हो, चाहे ऑपोजिशन में भी हों, बड़े बड़े लोग हैं, तो उनसे कई बार सीखने को भी मिलता है। तो उनके जो अनुभव से या जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी लीडर्स हैं, तो सब में कुछ ना कुछ अच्छे गुण हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि उन गुणों में से हम जो अच्छे गुण हैं उसको हम पिकअप करें और उसको हम अपने स्तर पे हम देखने का। आपके पहले जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, बड़े कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी रहे हुए हैं, बड़े बड़े लोग रहे, एज में भी, एक्सपीरियंस में भी, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में भी, ग्राउंडिंग में भी। तो ऐसे बड़े बड़े लोगों की कुर्सी पर मैं जा रहा हूं तो मेरे से एक्सपेक्टेशंस बहुत होंगे। नहीं, वाकई में एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हैं। मैं नहीं कह रहा कि मैं परिपक्व हूं और मुझे सब आता है और सब जानता हूं। मेरे को काफ़ी कुछ सीखना होता है और चाहे कितने भी परिपक्व हो जाए, लेकिन ये जो सीखने की जो भूख है ये लगातार हम में रहेगी और चीज़ों को समय के अनुसार, सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें ढल। लेकिन आपकी तो पैदाइश भी जब हुई होगी तो पिताजी मुख्यमंत्री होंगे या माता जी उसके बाद तुरंत हो गई? हाँ, जब होश में आए तो पिताजी मुख्यमंत्री थे। वैसे हमारा जन्म सर्विंग क्वार्टर में, जहाँ वेटनरी कॉलेज में था, हाँ, वहाँ हुआ था। कई बार ऐसी चीज़ें हैं, इसका फ़ायदा भी मिलता है अभी, जैसे क्योंकि जो हमारा जो घर का जो एटमॉस्फेयर है पॉलिटिकली, सोशली काफ़ी एक्टिव रहता है। उस समय ब्यूरोक्रेसी का आना जाना, जो लोगों का आना जाना, तो हाँ, जनरली जो और युवा हैं उनसे ज़्यादा हमें एक्सपोजर मिला है इस फील्ड में, तो इसमें भी काफ़ी सहयोग मिलता है। और सारी चीज़ों को, राजनीति को, तो जब हम क्रिकेट खेलते थे तो भी आई वॉज पॉलिटिकली और सोशली काफ़ी अवेयर थे हम। सारी चीज़ों पे हमारी नज़र रहती थी, लोगों से संपर्क रहती थी, सारी जानकारी हम लेते रहते थे। एक बात बताइए, आपकी सरकार को 1 साल होने जा रहा है, 20 नवंबर को 1 साल हो जाएगा आप लोगों को इस सत्ता में आए। कहा यह जा रहा है कि आपकी जो सरकार है वो जंगल राज पार्ट 2 बन गई है। ये क्यों आप लोगों के सरकार के ऊपर तमगा लग गया है? ये बनने के बाद कहाँ, ये तो पहले से बीजेपी के लोग कह रहे हैं। ये तो सर्टेन जो सेक्शन है, खास तौर पे कुछ लोग हैं, उनका ये अफवाह है जो कि देखना नहीं चाहते हैं कि लालू जी और नीतीश जी एक हों। जंगल राज का मेरे को अभी तक लॉजिक समझ में आया नहीं। कोई भी अगर जंगल राज कहता है तो उसको आप डिस्क्राइब तो कीजिएगा किस हिसाब से आप जंगल राज करें। या तो क्राइम रेट आंकड़ों से आप कीजिएगा। तो जहाँ तक क्राइम रिकॉर्ड की जहाँ तक बात है, तो बिहार तो 22वें स्थान पे आता है। तो मेरा कहने का मतलब जो दिल्ली जैसे शहर, महाराष्ट्र जैसे शहर, राजस्थान जैसे आपके प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ महिलाओं पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं, वो रैंकिंग में बिहार से कई गुना आगे हैं क्राइम के मामलों में। तो वहाँ जंगल राज क्यों नहीं कहा जाता? ये बिहार का ही परसेप्शन ऐसा क्यों बनाया जा रहा है? तो मैं ये मानता हूँ कि जो लोग भी जंगल राज चिल्लाते हैं या जो लोग भी बिहार को बदनाम करते हैं, वो बिहार के सबसे बड़े दुश्मन हैं। अल्टीमेटली हमारा प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी जंगल राज कहा, हमारे परिवार के बारे में कहा, लेकिन जनता ने क्या माना? जनता ने तो हम लोगों को चुना। तो जब प्रधानमंत्री जी कह दिए, उनकी बातों को नहीं मान रहे, तो नीचे कोई भी कहता रहे, उससे क्या? 3 ऐसे इंसिडेंट हुए तेजस्वी, चाहे वो रॉकी यादव का इंसिडेंट हो, राजबल्लभ यादव का हो या शहाबुद्दीन का इंसिडेंट हो, कह रहे कि ये जंगल राज पार्ट 2 इसलिए है क्योंकि जब लीगली उसको फाइट करने की बात आती है तो जो सत्ता में लोग हैं, आपकी जो सरकार है,
वो उसे उस तरीके से तवज्जो नहीं देती है जिस तरीके से उसको लड़ना चाहिए। इसीलिए मोहम्मद शहाबुद्दीन छूट जाते हैं, इसीलिए रॉकी यादव बेल पर आ जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना ये पड़ा। मेरे को ये समझ में नहीं आता कि पर्टिकुलरली हम, चलिए ठीक है, थोड़ी देर के लिए इस मामले को थोड़ा अलग रखते हैं। बलात्कार जो करता है उसको केंद्र में मंत्री बना दिया जाता है। बीजेपी खनन माफिया, यहाँ उनके एमएलए खेमका जी थे, उन्होंने सरेआम धमकी देने का काम किया तो उस पर सुशील कुमार जी का बयान नहीं आता है। कई ऐसे चेहरे जो मोदी जी और कई बीजेपी केंद्र मंत्रियों के साथ देखे गए, उस पर उनको कुछ नहीं कहना। हालांकि जहाँ तक शहाबुद्दीन और राजबल्लभ जी और रॉकी जी की बात है, इन लोगों की जो बात है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कानून ने अपने हिसाब से कार्रवाई करने का काम किया, हर जगह छापे मारने का काम किया। घटना होने के बाद सरकार क्या कर रही है? इनका जो आरोप है कि हम लोग संरक्षण दे रहे हैं। शहाबुद्दीन जी का जहाँ तक बात है, उनकी जब बेल से पहले उनको शिफ्ट किया गया, भागलपुर जेल में लगाया गया, तो मंशा तो ये साफ दिखाता है कि बिहार में कोई भी हो, किसी भी पद पे हो, हम लोग किसी को संरक्षण नहीं देंगे। अगर जो भी दोषी है उसको सही कार्रवाई करा करके कड़ी सजा हम लोग दिलाने का काम करें। लेकिन ये जुडिशरी मामला है, सरकार बेल नहीं देने का काम करती है। जहाँ तक पक्ष का आरोप जो कोर्ट में जो लगाने का काम कर रहे हैं, तो लगातार मजबूती से पक्ष हम लोगों ने रखने का काम किया। बात बताइए, जो शहाबुद्दीन जी का बयान आया कि मेरे लीडर जो है वो लालू प्रसाद यादव हैं, तो क्या उस बयान ने इस परसेप्शन को और शार्प किया? इस पर कि वो बार खुले आते ही उन्होंने यही कहा कि मेरे लालू जी लीडर हैं, मेरे लीडर लालू क्या जी हैं। सबके किसी कोई ना कोई के लीडर हैं, हमारे भी लीडर लालू जी हैं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? हर किसी का ना किसी का तो कोई लीडर तो होता ही है, तो इसमें क्या बुरा बात है? अब अनंत सिंह जी अगर नीतीश जी का नाम लेते हैं कि वो लीडर हैं उनके, तो इसमें क्या बुराई है? और कई बीजेपी के अपराधी छवि के ऐसे लोग हैं, टुन्ना पांडे वगैरह, वो अगर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का नाम लेकर के कहते वो लीडर है, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति? वो बात नहीं है, किसने क्या किया ये कोर्ट जज करेगा। कोर्ट पे इसमें देखिए, कोर्ट को छूट है और इसमें किसी को भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। पक्ष रखा गया कोर्ट में वो सही पक्ष नहीं रखा गया, उस पे वो अभी तो आप देख रहे हैं सरकार नहीं, तो अगर अदरवाइज बेल क्यों मिलता? फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों बीच में आना पड़ा? बेल तो देखिए सिर्फ यही लोग हैं जिनको बेल मिला है। बीजेपी शासित राज्यों में जितने अपराधी हैं, क्या वहाँ बेल नहीं मिला? क्या सिर्फ यही 3 लोग थे जो बिहार में, पूरे देश भर में अपराधी छवि वालों को बेल मिला? कानून है, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी हमारी है। हम कह रहे हैं कि कोई अगर गलती करेगा तो उसको सजा मिलेगी कानून के तहत, ऐसा संविधान में है। मतलब लोगों ने ये कहा कि लालू जी ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई काम नहीं किया। लालू जी का परसेप्शन ये बना रहा कि लालू जी के और उनकी पार्टी के तहत ऐसे जो बदमाश लोग थे, उन लोगों को संरक्षण मिला। विरोधी लोगों का आरोप को अगर हम परसेप्शन मान लें तो हम गलत समझते हैं। लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा भी रेलवे को दिया था, क्या वो परसेप्शन में तब्दील नहीं हुआ? कई ऐसे जो लोग हैं, विरोधी लोग हैं, जो मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि लालू जी जोकर हैं, क्या उस हिसाब को परसेप्शन? तो ये कौन इल्ज़ाम लगाता, अगर उसको हम परसेप्शन में ले लें तो ये गलत बात है। लालू जी के नाम पे जो परसेप्शन मिला उस पर हमको रिजल्ट आ गया है वोट पे। ये जो नुकसान जो हुआ, ये बिहार की छवि को नुकसान हुआ है। ये जो जंगल राज की बात है, किसी पार्टी का नुकसान नहीं हुआ, किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं हुआ। ये जो नुकसान हुआ, ये स्टेट का, राज्य का नुकसान हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि बिहार को बदनाम ना किया जाए। आज बिहार ईज ऑफ डूइंग में नंबर 1 है, आपका जीडीपी में नंबर 1 है, और क्राइम रेट की जहाँ तक बात की जाए तो 22वें स्थान पे है। लेकिन फिर से वही लोग उसी दौर की अगर राजनीति करना चाहते तो उनको मुबारक हो। बिहार इस दौर से बाहर निकल गया है। बिहार के युवा, खासतौर पे 50-60% युवा नहीं चाहते कि इन सब चीज़ों पे चर्चा हो जिससे उनको लाभ नहीं हो। आपने कहा कि बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है, लेकिन जब बिजनेस लगेगा तब तो। जब से आप लोगों ने शराबबंदी वाला मसला उठाया है, सबसे पहले तो राज्य को क्या 5,000 करोड़ का घाटा हो चुका है राजस्व का। जितने भी घाटे क्यों, आप फायदे पे जाइए ना। हाँ, जो गरीब जो दारू में पैसा खर्च करता था, आज उसके घर में पैसा बच रहा है, वो अपने बच्चों पे खर्च कर रहा है, अपनी महिलाओं पे खर्च कर रहा है पैसे, तो ये तो फ़ायदा ही हुआ। हम लोगों ने माहौल देकर के पूर्ण रूप से शराब की बंदी की, तो अब उल्टा बीजेपी के लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोग हाउस में हम लोगों ने शपथ लेने का काम किया था, ओथ लेने का काम किया था। क्या लेने का काम किया था? ना शराब पिएंगे ना पीने देंगे।
तो ये कहीं ना कहीं से तो हमारी कि जेल कोशिश भी रहेगी। भेजेंगे सबको, शराब की जो- बोतल जो- हो तो आपको जेल भेज देंगे। जो गलती करेगा वो तो जाएगा ही जेल। हाँ? आपको लगता है कि आपके प्रदेश का ये लॉ सही है कि किसी के घर में अगर शराब की बोतल मिल गई तो उसको जेल जाना पड़ेगा? नहीं, कई बार ऐसे एक्सपीरियंसेस कई मामलों में आ रहे थे। एक एक्सपीरियंस माननीय मुख्यमंत्री जी भी और हम लोगों के बीच में भी आया कि जिस घर में एक बॉटल मिली, शराब मिली, जो पिता था वो नाबालिग बच्ची का नाम दे दिया कि इसने शराब लाया था, तो उस पर क्या किया जाए? तो जो एक्सपीरियंस जो रहा पहले वाले कानून के अंतर्गत, तो उस एक्सपीरियंस को देखते हुए हम लोगों ने तब्दीलियां की हैं, चेंजेस किए हैं। लेकिन अब ये अगर तब तो वो छूट रैंक गया, ऑन फाइल जो है आपको वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा नहीं, है। आपको तो पूर्ण रूप से शराबबंदी करने की बात थी। आप लोगों के न्यूज़ चैनल ने भी इस चीज़ को उस समय दिखाने का काम किया था, स्टिंग ऑपरेशन करके। हाँ। अभी भी मिल रहा है। तो जब तक हम कड़ी से कड़ी कानून नहीं बनाएंगे तो लोगों में भय कहाँ से आएगा? तो ये सारी चीज़ें हैं, हमने खुद देखा था आप लोगों का स्टिंग ऑपरेशन, तो वो चीज़ें हैं, उस एक्सपीरियंस से भी हम लोगों ने सीख करके कानून में तब्दीलियाँ लाई। अच्छा ये बताइए, क्या 2020 के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी होंगे? अभी मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, ये बेकार की चर्चाएं हैं। क्यों? पोजीशनिंग तो अभी से हो रही है, आपकी जो- पार्टी जो भी नंबर 1 रही है, लेकिन फिर भी आपने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का ओहदा लिया क्योंकि नीतीश जी की बात थी, और लालू जी ने ये कहा भी कि जहर का घूंट पी करके हम नीतीश जी को आगे कर रहे हैं। नहीं, ये नीतीश जी को लेकर के नहीं था। ये जो चुनाव के समय, कैंपेन के समय इन सारी चीज़ों का प्रचार बीजेपी में ने किया, जिसका जवाब नीतीश जी ने भी दिया और लालू जी ने भी दिया और जनता ने भी जवाब दे दिया। तो इस पे जाना बेकार है। रही बात फ्यूचर में क्या होगा, जनता जवाब देगी है। आप काम करेंगे तो जनता पसंद करेगी। तो और सारी चीजें, कोई मुख्यमंत्री, अभी मुख्यमंत्री की वैकेंसी का अंडरस्टैंडिंग हुई अभी है क्या नीतीश जी और आप लोगों में कि नीतीश जी तो चूंकि अब आजकल प्रधानमंत्री की कुर्सी देख रहे हैं ना 2019 की, वो तो देख नहीं, आप क्या 2020 में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी देख रहे हैं क्या? नहीं, वो देखिए, जो भी अभी मैं तो कह रहा हूँ कि अभी जो जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है, पहले इसको ढंग से हम निभा लें। पहले मेरा जो कंसंट्रेशन है पूरा अभी इसमें लगा हुआ है, जो जिम्मेदारी मिली हुई है। आगे की बात जो है वो मुख्यमंत्री जी, अभी वैकेंसी कहाँ है, मुख्यमंत्री जी हैं, अब सारी कामों को वो भी देख रहे हैं, बखूबी देख रहे हैं। आज की डेट में देश में जिस तरीके से अब पाकिस्तान के साथ हमारे जो रिश्ते आज की डेट में है, जो सीमा पर जो कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके का सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, पोस्ट सर्जिकल स्ट्राइक, तो पूरा देश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरे ख्याल से सेना के साथ खड़ा। अब ये नरेंद्र मोदी जी को चढ़ाने वाली बात है। अगर ऐसी बात है तो वो अरुणाचल जाए, नागालैंड जाए, चाइना के अगेंस्ट क्या कार्रवाई करते हैं। लेह में अभी गए थे, दिवाली मना के आए हैं। वहाँ जब इतने अंदर चीनी सैनिक घुस जा रहे हैं तो उस पर भी उसी हिसाब से हमारी उम्मीदें हैं, फिर उसी हिसाब से करें। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने ये कमाल कर दिया, तो नरेंद्र मोदी जी को 2 साल बाद ये क्यों याद आया? लेकिन एक बात बताइए कि अब इसका फायदा तो बीजेपी को यूपी के इलेक्शन में मिलेगा ना? मिले या ना मिले वो चर्चा नहीं होनी चाहिए। चर्चा ये होनी चाहिए कि जो सर्जिकल अटैक हुआ, क्या इसको पॉलिटिकलाइज करना ठीक है? क्या इसके नाम पे हम वोट की राजनीति करेंगे? देखिए, बीजेपी का शुरू से अगर आप इतिहास देख लें, राम के नाम पे राम मंदिर नहीं बना, गाय के नाम पे गौरक्षक के रूप में जो इनके संगठनें हैं, क्या किस हिसाब से वो बर्ताव करते सबको पता है। गंगा जी के नाम पे, गंगा सफाई अभियान के नाम पर, अब ये तीनों चीज़ खो चुके हैं, लोग असलियत जान चुके हैं। तब ये आर्मी का नाम और आर्मी का सहारा लेना चाहते हैं, उनके नाम पे ये चुनाव जीतना चाहते हैं, जो कि मेरे को लगता है ये उचित नहीं है। तो ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए और सब लोगों को इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए कि कितना जायज़ है सर्जिकल अटैक का प्रचार और इस हिसाब से पॉलिटिकलाइज करना। अच्छा, एक बात बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अब यूपी में चुनाव है, आपके मुख्यमंत्री नीतीश जी वहां जाकर के अलग गठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन उत्तर प्रदेश में बनाने पर उनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है? देखिए, शुरू से हम लोगों का प्रयास रहा कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन किसी कारणवश प्लेटफॉर्म पे नहीं आए। लेकिन नीतीश जी अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं अपने पार्टी के, तो उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपने पार्टी को विस्तार किया जाए दूसरे राज्यों में भी और अपने विचारधारा को फैलाने का काम करें। अब वो दूसरे राज्य जाते हैं, उनको जो सूट करेगा, जो उनके पार्टी के लिए जो बेनिफिट करेगा वो करेंगे। लेकिन हमारी जहाँ तक पार्टी की बात है, बिहार में तो महागठबंधन है और अटूट महागठबंधन है। यूपी की बात की जाए तो हमारा शुरू से ही
समर्थन मुलायम सिंह जी और समाजवादी पार्टी को रहा है और आगे भी रहेगा। आप लोग हमेशा उनके साथ, मुलायम सिंह के साथ और उनके साथ खड़े हैं, लेकिन जब आप लोगों का चुनाव था तब गठबंधन करके भी मुलायम सिंह जी बाहर निकल गए थे। ठीक है, तो हम लोगों ने तो ये भी कहा था कि हम लोग जितने आप ही टिकट बांटी हमारे पार्टी का और हम साइकिल ही सिंबल पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे बिहार में। कमिटमेंट हमारा इस लेवल पे था कि हम अपने पार्टी का नाम भी और सिंबल भी हटा देना चाहते थे। समाजवादी पार्टी का सिंबल लेना चाहते थे और नाम भी लेना चाहते थे कि हम लोग इतना चाहते थे कि हम लोग एकजुट हों। लेकिन किसी कारण अगर नहीं हो पाता तो उससे हम लोग दुखी नहीं रह सकते हैं। आगे बढ़ना है तो हम लोग आगे बढ़े और बखूबी आगे बढ़ करके चुनाव जीतने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जो अभी पॉलिटिकल फैमिली में, खास करके मुलायम सिंह जी के पॉलिटिकल फैमिली में जो विरासत की लड़ाई हो रही है, कौन आगे होगा, कौन पीछे होगा, किसका चेहरा आगे जाएगा, किसका चेहरा आगे नहीं जाएगा, इस तरीके की जो लड़ाई और जो झगड़े, जो फसाद हो रहा है परिवार के अंदर, जो कलह हो रही है, इससे क्या समझ में आपको आता है? अगर ऐसा कहीं भी होता है, किसी भी घर में होता है या किसी भी पार्टी में होता है, तो नुकसान पूरे घर को होता है और पूरे परिवार को होता है। जहाँ तक बात है, इन लोग सब लोग मिलजुल करके एकता के साथ इन लोगों को लड़ाई लड़नी चाहिए और लीड करना चाहिए। अब पार्टी में उनका हालांकि इंटरनल मामला है, इसमें कुछ कहना उचित नहीं होगा, लेकिन वहाँ मुलायम सिंह जी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस नेता रहे हैं, देश के बड़े नेता हैं और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने देखने का काम किया। तो हमें उम्मीद है कि इन सारे मसलों को वो हल करने के लिए पूरे तौर पे वो सक्षम है। वो सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं और अभी तक जहाँ तक जो बात आ रही है, अभी तो काफ़ी पहले से इम्प्रूवमेंट आई है और उम्मीद करते हैं कि चुनाव आते आते सब कुछ ठीक हो जाए। आपकी और अखिलेश की तुलना की जा सकती है क्या? नहीं, तुलना देखिए, हम बहुत बड़ी बात है। अखिलेश जी ने जिस हिसाब से यूपी को आगे बढ़ाया, जिस हिसाब से उन्होंने काम किए हैं और लगातार उनका एक्सपीरियंस भी देखा जाए तो पहले सांसद रहे, हर एक चीज़ में तो काफ़ी आगे है। ये कॉम्बिनेशन। तेजस्वी, ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली या नहीं मैंने 9th के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और उस समय हम कैप्टन बने थे दिल्ली टीम में, तो उसके बाद से मेरा पूरा जो फोकस था पढ़ाई में, इतना मेरा मन नहीं लगा और लगातार से हमारा क्रिकेट खेलने में ही मन लगा रहा और स्कूल में भी ज़्यादातर हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही बिताया करते थे। तो वो जो पैशनेट जो क्रिकेट के, मेरे को नहीं लगता था कि मैं इंजीनियर बन पाऊँगा या डॉक्टर बन पाऊँगा। अगर मेरे को लगता था कि अच्छा खेल भी रहा था उस समय, मेरे को पूरा कंसंट्रेशन था कि क्रिकेट में ही अपना स्पोर्ट्स लाइफ में हम अपना करियर बनाने का काम करेंगे, तो उसमें ही हमने सारा टाइम हमने देने का काम किया। लेकिन आज जब आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं तो आपको लगता है कि काश मैं ग्रेजुएट हो गया होता? नहीं, पढ़ाई सबको करना चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, कहीं ना कहीं हमें भी पूरी पढ़ाई करनी चाहिए थी सारी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, गलती है लेकिन डू यू फील हैंडीकैप्ड कि मैंने ये पढ़ाई नहीं की, इसके कारण मुझे चीज़ों को समझने में कहीं ना कहीं? सिर्फ डिग्री आपको नॉलेज नहीं दे सकती है। सिर्फ डिग्री की वजह से कई ऐसे जो लोग हैं जिनके पास डिग्री है या नॉलेज उतनी नहीं है, और आप 1 साल होने को आ रहा है, आप भी पता कर सकते हैं कि हमने अपने काम काजों को समझा या नहीं समझा। एक चीज़ बताइए तेजस्वी, लगता नहीं है कि आप 25-26 साल के हैं और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, बड़े सीजन्ड तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपको उन्होंने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया, न कि बड़े भाई को? उनको सिर्फ मंत्री बनाया, तेज प्रताप को? नहीं, मंत्री बनाया नहीं बनाया ये पार्टी तय करेगी, किसको क्या जिम्मेदारी देनी चाहिए, इसमें क्या है नहीं है ये तो उनको तय करना है। हमारा तो ये कर्तव्य बनता है दोनों भाइयों का कि जो जिम्मेदारी हमें दी जाए उसको हम अच्छे से निभाएं, ईमानदारी से निभाएं, वो हम लोगों को करना है। और जहाँ तक नौजवानों की बात है, तो हम शुरू दिन से ही कहते आए हैं कि नौजवानों को भी राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक होना होगा। आज के नौजवान ज़्यादातर एंटरटेनमेंट फील्ड में, स्पोर्ट्स में ज़्यादातर खिंचे रहते हैं। देश में क्या चल रहा है, कौन सा बिल पास हो रहा है, पार्लियामेंट में क्या चल रहा है, ये उनको जागरूक उतने नहीं हैं, उनको समझ में नहीं आता है। तो हमारी कोशिश है, जब तक नौजवान जागरूक नहीं होंगे तब तक इस फील्ड को वो अच्छे से जान नहीं पाएंगे। मतलब आप अपनी पोजीशनिंग प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल सामने कर रहे हैं, उनकी मन की बात और तेजस्वी यादव की दिल की बात। मेरे को लगा कि उनका जो मन की बात है, हर बार मन की बात आती है, जो दिल में जो बातें हैं, और काम की बात भी हमने शुरू की है। दिल की बात और काम की बात, हम क्या चाह रहे हैं करना और क्या क्या कर चुके हैं और किस चीज़ के बारे में हमारी क्या सोच है,
वो हम लिखते हैं। तो इसमें अब प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की, लेकिन जिस हिसाब से जो ये रेडियो का जो ग्राफ जो कम हो रहा है उनका, और जिस हिसाब से लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, मेरे ख्याल से अब हकीकत उनको जान लेना चाहिए कि जो वो कह चुके हैं अब उस पर वो अब काम करें, अमल करें। तो प्रधानमंत्री जी देखिए वरिष्ठ काफ़ी हमसे बड़े हैं, और देश के प्रधानमंत्री, और देश का प्रधानमंत्री देश का लीडर होता है, तो हमारी भी औरों जैसे जो नौजवान हैं हमारी भी उनसे उम्मीद है कि जो उन्होंने कमिटमेंट जो किया है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करें। किसी ज़माने में आपके पिताजी कहा करते थे कि जो पटना की सड़कें हैं वो हेमा मालिनी के गाल्स की तरह से एकदम मखमली सड़कें। आज की डेट में आप क्या मान रहे हैं, आपकी सड़कें किसकी गाल के साथ मैच कर रही है? नहीं, अब देखिए अगर ऐसा सपना है तो जो अच्छी सड़कों की, जहाँ तक उनका जो बात था, क्योंकि उनका जो कहने का जो लिहाजा है, जो ढंग है, वो लोगों को समझ में आया अच्छी तरीके से, वो अपने उनका अंदाज़ अलग है। लेकिन जहाँ तक अच्छी सड़कों का बात है, हम लोगों का पूरा प्रयास चल रहा है कि बिहार में अच्छी से अच्छी सड़कें हों। जहाँ तक जो बिहार में अगर जो भी कमियाँ जो सड़कों पे नज़र आई, वो NH के जो सड़कें थे, जो नितिन गडकरी जी से हम लगातार मिलते रहे, चिट्ठी पे बात होती रहे, वो भी आते रहें। तो हमारी कोशिश है कि ईगो को दूर रख करके बिहार के लिए और देश के लिए काम हम लोग करें। नीतीश जी जब पहले मुख्यमंत्री थे, उनका जो सपना था कि पटना आने में 6 घंटे का लक्ष्य पूरा कर लिया जाए, चाहे दूर दराज के ज़िला हो, किशनगंज हो, कटिहार। अब हम लोगों का प्रयास है कि 6 घंटे के बजाय 5 घंटे लगे, और हम लोगों ने विजन 2035 बिहार रोड मास्टर प्लान बनाने का काम किया है। नेदरलैंड की एजेंसी, उन्होंने सर्वे करने का काम किया है कि कौन कौन से रोडों पे कब कब ट्रैफिक बढ़ेगी, और कौन कौन से रोडों को हमको वाइडनिंग करना है, स्ट्रेंथन करना है, सारी कहाँ हमें पुल देने की आवश्यकता है, कौन सी रोडों को लिंक करना है। ये सारी योजना बन चुकी है, उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये कौन अच्छा होगा, नहीं अच्छा होगा, हमें जो अच्छा हो चुका है उससे और अच्छा करना है। तो हम उसको compete नहीं करें, उससे बेहतर करने के लिए हमारा प्रयास है। तो आपने तो एक ऐप डेवलप किया, उस पे खराब सड़कों की जगह लड़कियों की फोटो आ रही है, उसमें आपके लिए शादी का प्रपोजल आ रहा है, मैंने सुना। अब आप जो भेज रहा है आप उससे पूछिए, हमने तो जिस चीज के लिए रखा पर ये बताइए कि 40,000 या 44,000? नहीं, हमको जहाँ तक जानकारी मिली और जहाँ तक हमने न्यूज़पेपर में, अखबारों में पढ़ा, तो 44,000 कुछ ऐसे मैसेजेस आए हुए थे। तो इसका मतलब आप एलिजिबल बैचलर हैं? अब हम कहाँ से तय करें, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, और ये डिपार्टमेंट का नंबर है। चलिए वो तो मैंने माना, नहीं, लेकिन सही बात बताइए, इसमें जो कंफ्यूजन हुआ मैं बताता हूँ, मैं क्लियर करता हूँ। एक पेपर में, अखबार में इन्होंने हेडलाइन दे दिया कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है, प्राइवेट नंबर, और अपना तेजस्वी जी दे रहे हैं रोड की कंप्लेंट के लिए। तो कई लोगों ने मिसटुक कर करके उनको लगा कि ये मेरा प्राइवेट नंबर है, उसलिए ये मैसेज। क्यों घुमा रहे हैं आप? सही बात बताइए कि आप एलिजिबल बैचलर है? नहीं, हाँ, लड़कियां कर रही अब इसका विश्लेषण तो जितने विशेषज्ञ हैं और आप लोग हैं, सब लोग मिलजुल के बुद्धिजीवी लोग ही कर पाएंगे। इसमें समय व्यर्थ कर करके कोई फायदा नहीं है। शादी जब होगी तब होगी, और हम जिस परिवार से आते हैं, जिस राज्य और जिस देश से आते हैं, हमारी संस्कृति में है कि माँ बाप ही तय करते हैं कि शादी कब होनी चाहिए और किससे होनी चाहिए। ये आपने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी कहीं पर्सनल कोई रिलेशनशिप, कोई कुछ नहीं है? नहीं, कोई अफेयर कुछ नहीं रहा है? कोई। जहाँ माँ बाप कहेंगे वहाँ शादी कर लेंगे? शुरू दिन से हम कह रहे हैं, और जाहिर सी बात पे सभी लोगों को माँ बाप के रजामंदी से ही शादी करनी चाहिए। जी, ये बताइए, आपकी राबड़ी जी ने कहा है कि जब बेटों की शादी हो जाएगी तभी मैं छठ करूंगी। अच्छा, ठीक है, जब शादी हो जाएगी तो छठ होगी तब। तो क्या कुछ नियर फ्यूचर में कुछ शादी वादी का प्लान नहीं है? अब तो सब कुछ हो गया, अब सेटलमेंट हो गया। कौन इस पोजीशन पर पहुंचता है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फर्स्ट गो में ही आप बन गए? ये माता पिता से पूछिए। और जहाँ तक मेरी बात है, हम तो छोटे भाई हैं, मेरे से भी बड़े भाई हैं, पहले उनकी शादी होगी तब मेरी शादी होगी। आपको लाइफ पार्टनर कैसी चाहिए? क्या आप देखेंगे? अपनी पत्नी में आप क्या चाहेंगे? जो कैसी लड़की आपकी पत्नी हो? नहीं, कोई भी चाहेगा कि जिस घर में भी, अगर हमारे घर में कोई आती है तो वो पूरे परिवार को इकट्ठे लेकर के चलने का काम करे, सारी जिम्मेदारियों को निभाए। और ज़्यादा कुछ स्पेसिफिकली तो वैसा कुछ नहीं है, बस चाहते हैं कि माता पिता खुश रहें, जो भी आए हमारे माता पिता खुश रहें, बस यही चाहते हैं। तेजस्वी यादव, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे आमने सामने में बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव।
मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।